स्वागत है आप सबका। हम लोग आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के 2025 की प्रीलिम्स की डेट पहले से डिक्लेयर्ड है और उसका फॉर्म भी सबमिट हो चुका है। आज अभी इस टाइम जब मैं इस क्लास को में हूँ, यूपी पीसीएस ने भी 2025 की अपनी वैकेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। फॉर्म भरा जा रहा है उसका। 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस ने अपने प्रीलिम्स की डेट को अनाउंस किया है। इस क्लास का जो मतलब है, इसकी मीनिंग है, वो ये है कि हम किस तरह से आने वाले परीक्षाओं को या आने वाले परीक्षाओं के लिए किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान करें कि 2025 का यूपी पीसीएस कंप्लीट क्वालिफाई हो। दैट मीन्स प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू क्वालिफाई हो और 2026 का सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि मुझे 26 में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के अटेम्प्ट को अटेंड करना है, उन लोग भी इस लेक्चर को या आज की क्लास को एंजॉय करें और अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आरंभ करना के लिए तैयार रहें। आज क्लास में इस बात की डिस्कशन होगी उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी या तो 12th पास किया है या यूनिवर्सिटी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उनके पास अभी डिग्री नहीं है ग्रेजुएशन की और अंडर एज है। ऐसे बच्चे मोस्टली या तो 12th पास करके आते हैं जिनके पास ऑलमोस्ट 3 इयर्स अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए होता है और साथ साथ ग्रेजुएशन का काम भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और प्रिपरेशन को भी अपनी बिगिंस कर देते हैं, आरंभ कर देते हैं। और ये बिल्कुल राइट टाइम होता है अपने आप को, अपने कैरियर को चूज करने का, क्योंकि जैसे जैसे टाइम, समय, ईयर बीतता है वो टाइम और साल आपको पीछे छोड़ता हुआ चला जाता है। कैसे अपने अटेम्प्ट को जब हम पहली बार दें, वो एक लुक टू ट्राई का अटेम्प्ट ना हो, बल्कि वो पहला अटेम्प्ट हो और क्वालिफाई का अटेम्प्ट हो। जो लोग ग्रेजुएशन के डिग्री में है, कोई पार्ट 2 में, कोई पार्ट 3 में, कोई पिछले साल प्रीवियस ईयर में गया है और कम से कम स्टेट और यूपीएससी के बारे में सोच रहा है, उन लोगों के लिए अपने स्टडी को आज ही प्लान करना या इस क्लास के माध्यम से प्लान करना बेहतर होगा। हम लोग डिटेल में दोनों महत्वपूर्ण परीक्षाओं के विषय पर, एक तो यूपीएससी है और सामने जो यूपी का है या बीपीएससी आने वाली है, या अदर स्टेट हैं लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान या जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, अगर लोकल लैंग्वेज और लोकल कल्चर को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट सबका सिलेबस लगभग एक है स्टेट्स का। कुछ एक में ऑप्शंस हैं पर कुछ एक में है ही नहीं है। मोस्टली स्टेट्स ने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को खत्म कर दिया है। यूपीएससी के अंदर अभी ऑप्शनल है, बट क्या रणनीति हो और क्या स्ट्रेटजी हो कि हम लोग राज्य की परीक्षाओं के साथ साथ, या उल्टा कह लें इसको कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की परीक्षा के साथ साथ स्टेट के प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं के लिए भी अपने आप को एक साथ तैयार करें। वो चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो या आसपास के नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनकी परीक्षाएं हो, वो सब एक पैटर्न से होकर गुजरती है
कुछ डिफरेंसेस ज़रूर हैं लोकल पेपरों का। सो हम लोग समझते हैं इसको और अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं धीरे धीरे। आपने बहुत सी जगहों पर देखा होगा, सुना होगा, बहुत से मेंटोर्स, बहुत से सीनियर फैकल्टीज आपको इस बात को हमेशा गाइड करते रहते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जरिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, वो है एनसीईआरटी बुक्स का। ऐसा क्या है एनसीईआरटी बुक्स में जो पढ़ने के लिए बहुत अनिवार्य हो जाती है, जबकि क्लास 6 to 12 तक की जो एनसीईआरटी बुक्स है वो लिखी गई है उन क्लासेस के लिए। दैट मीन्स कि अगर हम क्लास 6 की या 7th की या 8 की या अप टू 12 तक की किताबें पढ़ते हैं तो राइट तो ये है कि उस क्लास के लिए वो किताब लिखी गई है। बट ऐसा क्या है उन किताबों के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर, कि ये किताबें बड़े एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। और लाइकली जो सबसे बेहतर, सबसे अच्छा एग्ज़ाम है, मैं इसको सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम नहीं मानता, हाँ सबसे अच्छा एग्ज़ाम ज़रूर मानता हूँ। टफ होने में, कठिन होने में और अच्छा होने में बड़ा अंतर है। कठिन होगा तो कुछ सरल होगा और अच्छा होगा तो कुछ खराब होगा। तो ये शब्दों का हेर फेर है, भाषा का एक पहचान है। भाषा अपने आप में हर वह शब्द को अपनी व्याख्याएं देती है। अच्छा के विपरीत कोई शब्द होगा तो वो खराब हो सकता है और कठिन के विपरीत कोई शब्द होगा तो वो सरल हो सकता है। अच्छा का विपरीत कठिन नहीं होता। तो मैं इस परीक्षा को अच्छा मानता हूँ, कठिन नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है जो पहले सबको सब पता है कि सिलेबस क्या है, पढ़ना क्या है, कहाँ से आरंभ करना है, कहाँ अंत करना है। दिशा दशा अगर सही है तो ये परीक्षा बहुत टफ नहीं है। इसे आराम से एक समय के अनुसार पढ़कर, समझकर इसको पास किया जा सकता है, क्वालिफाई भी किया जा सकता है और अच्छे मार्क्स लाकर टॉप के 10 रैंक में या 1 से 100 के बीच में अपने स्थान को देखा जा सकता है। और ये बहुत टफ नहीं मान सकता मैं, है ये आसान है। एक समस्या और भी है जो अधिकांश लोगों के बीच में दिशा भ्रम क्रिएट करती है कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, कहाँ की पढ़ें, दिल्ली जोन की पढ़ें, इलाहाबाद जोन की पढ़ें या तमिलनाडु की पढ़ें। क्या डिफरेंसेस है इन सब के बीच में। दिल्ली जो किताब पब्लिश करती है, दिल्ली के जो स्कूल सीबीएसई के वो पढ़ाते हैं, वो जो इलाहाबाद जोन पढ़ाता है वो, या साउथ का तमिलनाडु बोर्ड जो पढ़ाता है वो, क्या इन किताबों में बहुत डिफरेंसेस है या थोड़ा कल्चरली डिफरेंस है। इन सब बातों में भी हम चर्चा करेंगे और इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि ये किताबें हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हमारे एग्ज़ाम्स में किस तरह से ये पार्टिसिपेट करती हैं और परीक्षा को बहुत सरल बना देती हैं। मोस्टली आपसे लोग चर्चा करते हैं कि क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ा जाए और ये सही भी है। मैक्सिमम लोग कहते हैं कि क्लास 6 से 12 तक की बुक्स को पढ़ा जाए। 6 to 12 की बुक्स को रीड आउट किया जाए, उसका अध्ययन किया जाए, सो मिल जाता है। आपके लिए जो एनसीईआरटी में बुक्स दी गई है ना, जो बुक्स सीबीएसई पब्लिश करता है, सारी बुक्स नहीं पढ़नी है। मैं कुछ सब्जेक्ट्स लिखता हूँ जो आपको हेल्प करेगा कि आपको किस तरह से एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है या ले जाना है। एक तो आपको जो सबसे पहले चूज करना है या
आप अपनी क्रोनोलॉजी बना सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले आप हिस्ट्री को पढ़िए। एक और दिशा भ्रम इतिहास पढ़ने में है कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें, और किस क्लास की पढ़ें। तो इसको आप 6 से 12th की पढ़िए। हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक बुक्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर है जो भारत के ऐतिहासिक बैकग्राउंड को, भारत की विविधता को, ऐतिहासिक घटनाओं को बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यात किया गया है। क्योंकि इसके जो लेखक लोग हैं ना, ये बड़े महत्वपूर्ण है। टॉप क्लास के इंडिया के जो एजुकेटर्स हैं, उन लोगों ने लिखा है। बेहतर ये होगा कि आप ओल्ड एनसीईआरटी के साथ साथ नई एनसीईआरटी भी पढ़ें। नो डाउट कि ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी किताबें बहुत अच्छी थी, आज भी बाजार में उपलब्ध है। और नई जो किताबें आई हैं, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ पढ़ने के लिए नहीं है या खराब है, भी बहुत अच्छी है, अच्छे विद्वानों ने लिखी है। कुछ बहुत छोटे मोटे बदलाव जरूर किए गए हैं, पर वो बदलाव ऐसे नहीं है जो इतिहास को बदलते होंगे। क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो ऐसा नहीं है कि केवल हम जानते हैं और हम ही लिखा है। विश्व के बड़े अच्छे लेखकों ने, इतिहासकारों ने हमारे भारतीय इतिहास को लिखा है। आप इतिहास के पुरातत्वविदों को देखोगे ना, तो जॉन मार्शल और बेवरिज, हेल्फेस्टन, अल्टेकर जैसे लोगों ने भी इतिहास को लिखा है। और बहुत से भारत के लोग जो इतिहास सीखने, भारत को समझने के लिए, भारत को देखने के लिए आए थे, उन लोगों ने भारत को लिखा है। कुछ बड़े बड़े नाम है, फंजान, फेंसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता, रजाक, और बहुत अच्छे विद्वानों ने भारतीय इतिहास को समय काल के अनुसार, वो प्राचीन काल का हो, मध्य काल का हो, आधुनिक काल का हो, या पूरा का पूरा भारतीय आर्कोलॉजिस्ट हिस्ट्री हो या आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री हो, उन लोगों ने भी बड़ी बारीकी से, बड़ी सच्चाई से भारतीय इतिहास को लिखा है। तो आप जब अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाएं, तो सबसे पहले मन को शांत करें और दिशा भ्रम को दूर करें कि पुरानी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। पढ़नी दोनों आपको है, हर जगह आपको कुछ अच्छी मिल जाएंगी। बहुत सी अच्छी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लास में डिस्कस नहीं हो पाती, लेकिन एनसीईआरटी की किताबें आपको सब्जेक्ट को समझने में बड़ा हेल्प करती हैं। इतिहास पढ़ें, पूरा लेक्चर सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। और जब एनसीईआरटी की बातें बीच में होती रहेंगी, और पूरा का पूरा आज क्लास इसी पे बैठा है, तो इस बात की भी चर्चा करेंगे कि ये बुकें हम पढ़कर क्या फ़ायदा होगा हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर, प्रीलिम्स में, मेंस में, एसे राइटिंग में, सब जगह मोरलेस सारे एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ ये हमको हेल्प करती हैं। आप अपने अध्ययन के क्षेत्र में जब इतिहास खत्म होता है तो एक सब्जेक्ट और ऑप्ट करें, उठाएं, ज्योग्राफी को। इसमें 2 पार्ट की ज्योग्राफी आपके पास है। मैं पूरा ज्योग्राफी का स्ट्रक्चर बता दूं कि आपका एक है भारतीय भूगोल, और दूसरा है आपका विश्व का भूगोल। ज्योग्राफी के ही पार्ट में आप पर्यावरण को भी शामिल कर सकते हैं। ये अभी सोचने का, इस पड़ाव पर, इस स्टेज पे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ज्योग्राफी मेंस के किस पार्ट पे है और इन्वायरमेंट मेंस के किस पेपर में है। पढ़ना देखिए, फर्स्ट पेपर भी है और थर्ड पेपर भी है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट पेपर को जंप करके थर्ड पेपर पढ़ लेंगे या थर्ड पेपर छोड़कर फर्स्ट पेपर तैयार कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। सिंपल ये है कि ज्योग्राफी
फर्स्ट पेपर का पार्ट है और इन्वायरमेंट थर्ड पेपर का पार्ट है मेंस का, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिलेबस के किसी न किसी पेपर के अंदर ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक है। इसी का एक पार्ट है जैव विविधता। ये भी पेपर थर्ड का ही पार्ट है। और मैं एक चीज और मानता हूं कि जो हमारा आपदा प्रबंधन का थर्ड पेपर का पार्ट है वो भी मोर और लेस इसी ज्योग्राफी के सेगमेंट का ही हिस्सा है। एनसीईआरटी बुक्स क्या हेल्प कर सकती है आपको इस पूरे के पूरे ज्योग्राफी के अंदर? हिस्ट्री का भी आप देखेंगे ना तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल और कला और इतिहास और स्थापत्य, बहुत ढेर सारा सेगमेंट है और सब एनसीईआरटी में हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी का आप सेगमेंट देखेंगे तो ये पेपर आपका मेंस के पार्ट 1 का पेपर है और ये पार्ट आपका पेपर थर्ड का पेपर है। मुख्य परीक्षा के मेंस का जो पेपर थर्ड है उसमें ये आता है एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट का, जबकि पेपर 1 के अंदर आपका भूगोल, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल सम्मिलित है, ये पूरा का पूरा ज्योग्राफी का पार्ट है। अभी इसको लिख लें तो आपको आते हैं समझाने के लिए कि क्या एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ने से इन विषयों के बारे में हमारी कुछ तैयारी हो पाती है या नहीं, या ये एनसीईआरटी बुक्स वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट है, वेस्ट ऑफ टाइम है, या जिसको जो आता है कह के चला जाता है और आप अपने अध्ययन का हिस्सा बना के अपना टाइम खराब करते हैं, या आपने उसको किसी भी तरह से रीड आउट नहीं किया है तो आपको लॉस या गेन होने का प्रोबेबिलिटीज बनी रहती है। एक और सेगमेंट है हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैक्सिमम 90% मोर देन पीपल्स या स्टूडेंट्स इस सेगमेंट की पढ़ाई के लिए अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन तक ही लिमिट रखते हैं। और एक बड़ी मशहूर किताब आती है एम लक्ष्मीकांत, वहीं तक ही अपनी पढ़ाई लिखाई को सीमित रखते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो किताब खराब है या अच्छी है, पढ़ते सब लोग हों तो कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए जरूर होगा, तब पढ़ते हैं लोग, ठीक भी है। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से ही क्या हमारा पॉलिटी का या राज्य व्यवस्था का या संविधान का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, या जितना हमको रिक्वायरमेंट है अपने एग्जाम के लिए, अदर प्रीलिम्स, मेंस एंड आल्सो फॉर इंटरव्यू, अनदर मेजर पार्ट इज एस्से राइटिंग, क्या केवल संविधान पढ़ने से ये भाग पूरा होता है, या ये देखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी बहुत सी चीजें हैं जो भारतीय राज्य व्यवस्था का हिस्सा जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट 1 to 24 तक या किसी एक प्रेम्बल में या कहीं और भी या किसी शेड्यूल्ड में वो पाया नहीं जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रीलिम्स में, मेंस में उस तरह के सवाल होते हैं और इस कॉन्स्टिट्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से होता है क्या ये, क्या है पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था, और क्या एनसीईआरटी बुक्स इसके लिए हेल्पफुल है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे। चौथा जो एनसीईआरटी आपको कवर करती है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को। सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स ये तो बता पाती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए आपको 6 to 12 तक जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सेगमेंट में आपको
9 to 12 की किताब को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 6, 7, 8 के स्टैंडर्ड पर इकोनॉमी के बारे में सीबीएसई का बहुत अच्छी व्याख्या नहीं है। जहां से वो शुरू करता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में वो है क्लास 9th से, और 12th तक के लिए वो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के रूप में उसको अपने स्कूलों में पढ़ाने की प्रयास करता है। तो यहाँ पर आपको 6 to 12 नहीं जाना होगा, बल्कि 9 to 12 जाना होगा। इसका 5वां सेगमेंट है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। साइंस का पार्ट आपके प्रीलिम्स का पार्ट है और टेक्नोलॉजी का पार्ट आपका मेंस का हिस्सा है। बायोलॉजी मतलब जूलॉजी एंड बॉटनी एंड एग्रीकल्चर, some are part of some chapters of the physics chemistry is a part of science. This also for the prelims syllabus, the part of the prelims syllabus. मेंस में ये साइंस के सवाल नहीं आते, लेकिन साइंस पे बेस पर जो डिस्कवरीज हुई है और उन डिस्कवरी के बिहाफ पर जो टेक्नोलॉजीज क्रिएट की गई हैं, डिस्कवर्ड की गई है, या उसको टेक्नोलॉजिकल यूज किया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, स्पेस, जहां पर भी इन एटम्स, उस टेक्नोलॉजी की जो नई डिस्कवरीज है लास्ट 1 to 2 to 3 ईयर्स के बीच में, यूपीएससी का मेंस हमेशा वहां से एक अच्छा खासा रेशियो का क्वेश्चंस मुख्य परीक्षा में पूछता हूँ। और एक अच्छी बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी बेस हमेशा कुछ न कुछ अच्छे एक निबंध देखने को मिलते हैं ऐसे का। वैसे भी आजकल एआई का जमाना है, तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया ही जा रहा है तो ये बहुत सब समझना बड़ा आसान है कि एआई का जो बेस है ना, आधार वो साइंस ही है। वो कन्वर्ट हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये साइंस और टेक मिलकर लेके आई है एआई। अब उस एआई का क्या यूज ह्यूमन बीइंग के जरिया हुआ हो रहा है, हम मनुष्य लोग, और खास करके हम मेंटोर्स या टीचर्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज या डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च पेपर्स ऑन द ऑल्सो रिसर्च लैंग्वेज, एआई कितना यूजफुल है, कितना महत्वपूर्ण हो चुका है, वो आज चारों तरफ देखने को मिलता है। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी डिस्कवरी का, किसी भी रिसर्च का, किसी भी साइंस डिस्कवरी का अगर यूज हुआ है पॉजिटिवली तो उसका मिसयूज भी बहुत हुआ है। अगर आप एआई को ही देख लें तो बहुत से फोटोज, वीडियोस वो अच्छे भी हैं, और जब उसका गलत इस्तेमाल किया जाए तो एक पर्सनालिटी को वो मिसबिहेव या उसको बदनाम करने के लिए भी उस प्रौद्योगिकी को, उस टेक्नोलॉजी को, एआई को यूज किया जा रहा है, जो बहुत खराब है। अब ये टेक्नोलॉजी कैसे हमारे सोशल लाइफ में, रेगुलर लाइफ में, अकाउंटेबिलिटी में, ट्रांसपेरेंसी में, गवर्नेंस में, जब हम एक ऑफिसर होते हैं तो हम अपनी व्यस्तता के आधार पर अपने काम को कितना सरल बना सकते हैं, उस सरल बनाने के लिए हम किन टेक्नोलॉजीज को यूज कर पाए या क्या करें कि हम कम टाइम में अधिक से अधिक काम कर पाए। धीरे धीरे मनुष्यों की जिंदगी आप देखते जाइए, अभी थोड़ा आसान है, लेकिन इंसान भी धीरे धीरे मशीन बनता जाएगा। उसको भी बगैर थके काम करना होगा। आज के कैपिटल मार्केट के अंदर आप देख रहे होंगे ना कि ऐसे ऐसे शेक्स, ऐसे ऐसे पेय पदार्थ, ऐसे कैप्सूल्स, ऐसे पाउडर आने लगे हैं जो कहते हैं खाना मत खाओ, काम करो, खा पी लो और काम करते जाओ, थको मत। थकना मना है,
ये एक ऐसी लाइफ ट्रेंड बनती जा रही है धीरे धीरे, जो हम मनुष्य जाति को विनाश की तरफ हर हाल में लेकर जाएगी। बट उसको डिनाई भी नहीं कर सकते, उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से भाग रही है और अगर हम नहीं चले तो कहीं पीछे छूट जाएंगे और सब आगे निकल जाएंगे। वो गालिब ने कहा ना कि मैं तो चला मंजिले जानिब मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। वो जमाना अब वो नहीं है, गालिब का नहीं है ये, बहुत पहले गालिब ने कहा था। अब नहीं है वो जमाना, अब अकेले चलने का जमाना है ही नहीं, अब तो साथ चलने का जमाना है। ये 5 सब्जेक्ट हैं बोर्ड के ऊपर: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस। इन सब सब्जेक्ट्स की किताबें एनसीईआरटी की आती है। सीबीएसई इन सब किताबों को पब्लिश करता है और इन्हीं किताबों का अध्ययन करने के लिए हमारे मेंटोर्स, सीनियर्स या जो लोग भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के जानकार हैं, वो लोग कहते हैं कि इनका अध्ययन करिए ताकि आपका आरंभ सही दिशा और सही दशा के साथ हो। समस्या ये है कि क्या इन किताबों को पढ़ा जाए तो हमारा एग्जाम हो जाएगा या कुछ पार्ट ही होगा। इसको समझने के लिए आप यूं देखें कि अगर आप ये किताबें पढ़ते हैं तो एटलीस्ट आपको ये फायदा तो जरूर होगा कि अपने आप में एक सब्जेक्ट जो भी है, वो इतिहास हो, भूगोल हो, कोई भी हो, जिसको आप पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या कहा गया है। क्योंकि एक ऐसी चीज है ये कि किसी भी स्ट्रीम का ग्रेजुएट हो उसे पढ़ना ही है। वो डॉक्टर हो सकता है, वो इंजीनियर हो सकता है, वो लॉ ग्रेजुएट हो सकता है, वो साइंस ग्रेजुएट हो सकता है, वो ह्यूमैनिटीज का हो सकता है, वो अकाउंटेंट का हो सकता है, वो कॉमर्स का हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक सपोज टू बी कि एक आईआईटी का इंजीनियर है, उसने कभी इतिहास नहीं पढ़ा, कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक डॉक्टर, मैं नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर आई थी मेरी ऑफिस के अंदर। वो एम्स से एमडी डीएम है, बट शी इज वेरी इंटरेस्टेड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वाई इसलिए थी कि मैं उनको मेंटोर करूं और उन्हें वो गाइडेंस मिल जाए ताकि वो एक ट्रैक पकड़कर इस 25 और 26 के अटेम्प्ट को क्वालिफाई कर लें, जबकि वो खुद एक मेडिकल डीएम है और कहीं ऐसे वैसे जगह पे नहीं है, एम्स से क्वालिफाइड है वो। नाउ शी इज पोस्टेड इन केरला। मेरा उनके साथ रेगुलर कन्वर्सेशन है ताकि हम दूर से बैठ कर ही दिल्ली में बैठकर उनको गाइड कर सके। और इस क्लास का एक जरिया ये भी है कि हम जब लाइव हो या रिकॉर्डिंग के माध्यम से आए या क्लास में सीधे इंटरेक्ट करें आपसे, तो तीनों मोड रखा जाता है कि क्लास भी सुन ले, जो लोग दूर बैठे हुए हैं वो भी सुन ले, और जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुन ले यूट्यूब पर या एप्लीकेशंस पर। ऐसे लोग हैं जो सच में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनके लिए सही डायरेक्शन होना जरूरी है। ये एनसीईआरटी की बुक्स जो है ना, वो आपको हेल्प करती है। व्हाट इज द सब्जेक्ट नेचर, व्हाट इज द एसेंस ऑफ नेचर। एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का, एक मेडिकल बैकग्राउंड का, एक कॉमर्स बैकग्राउंड का एक बच्चा, लड़का या लड़की कोई भी हो जिसने कभी इतिहास पढ़ा ही नहीं है, जिसने कभी भारत की पॉलिटिकल सिस्टम को, इकोनॉमी को, ज्योग्राफी को, साइंस उसका अच्छा है नो डाउट, क्योंकि साइंस उसने लाइफ टाइम काम किया है। जितनी उसकी उम्र होगी अब तक ना, उस पूरे लाइफ में उसने साइंस ही पढ़ा है। उसको कोई अच्छा मेंटोर, एक डॉक्टर को कहे हम बायोलॉजी पढ़ाएंगे, उससे 100 का 1000 गुना अच्छा जानती बैठी है वो लड़की, लड़का जो भी है। एक मैथमेटिक्स लड़का बैठा हुआ पीएचडी करके,
अगर कोई मेंटोर कहता है कि मैं उसको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उससे ज़्यादा जानता है। इस बात को भी समझना होगा और इस बात पे चर्चा करेंगे हम लोग अभी, और डिटेल में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स का सबसे पहला फायदा ये है कि ये आपको सब्जेक्ट एसेंस को समझने में आपको हेल्प करता है। इसका जो निचोड़ है किताब पे है क्या, इतिहास क्या है, या ज्योग्राफी क्या है, इकोनॉमी क्या है, पॉलिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और उसका बेसिक इन्फ्लुएंस, बेसिक एसेंस, सब्जेक्ट गाइड, सब्जेक्ट नेचर क्या है, ये एनसीईआरटी किताबें उसको डिफाइन कर देती है। क्योंकि इन किताबों के जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, वो सब्जेक्ट के ऐसे लोग हैं जो इंडिया के टॉप क्लास के एजुकेशनिस्ट हैं, जो अपने अपने विषयों के, अपने सब्जेक्ट के हिंदुस्तान के रिनाउंड पर्सनालिटीज हैं। मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, डॉक्टर आर.एस. शर्मा या गंगाचरण राजपूत जैसे लोग ने लिखा है। इरफान हबीब, मिडल हिस्ट्री की बात करें तो इरफान हबीब, डॉक्टर सतीश चंद्रा जैसे लोगों ने लिखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं, सबाल्टर्न थ्योरीज आ गई हैं। हम लोग जमाने से, अपने टाइम से डॉक्टर विपिन चंद्रा पढ़ते आ रहे हैं, मृदुलागर को पढ़ते चले आ रहे हैं। पर आप देखिए ना, मुखर्जी की किताबें आई है, बड़ी अच्छी किताब है, और एक नया एसेंस है उस किताब के अंदर। पर आप एनसीईआरटी में जब जाते हैं ना, तो आपकी प्राचीन भारत के इतिहास को आर.एस. शर्मा ने या गंगाचरण राजपूत ने ही लिखा है। आपके मध्यकाल के इतिहास को इरफान हबीब और हर्षवर्धन जैसे इतिहासकारों ने लिखा है। आपके मॉडर्न हिस्ट्री को विपिन चंद्रा, मृदुलागर जैसे लोगों ने लिखा है, जिनके इतिहास की थ्योरीज दुनिया में पढ़ाई जाती है। एक मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रही थी, तो ह्यूम एक कंट्रीब्यूटर थे, उनके एक एसोसिएशन था, वो हेल्प कर रहे थे। और आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी सेफ्टी वॉल की। इस सेफ्टी वॉल की थ्योरी के लेखक ही डॉक्टर विपिन चंद्रा है। एक तो इंडिपेंडेंस, उनकी बुक्स आती है इंडियन इंडिपेंडेंस के नाम से, भारतीय स्वतंत्रता के नाम से एक अलग किताब है। पर एनसीईआरटी की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो खुद डॉक्टर विपिन चंद्रा ने लिखा है मृदुलागर के साथ। इसका अर्थ ये हुआ कि एनसीईआरटी बुक्स के लेखक कोई एक आम नहीं है, एक बहुत कॉमन सा हिस्टोरियन नहीं है, वो टॉप क्लास का एजुकेशनिस्ट है, अपने सब्जेक्ट का, अपने विषय का बहुत ही अच्छा जानकार है। ऐसे ही सारे विषय के लोग हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और सब सब्जेक्ट हो। एक ये वो लेखक है जिन्होंने सब्जेक्ट को समझा दिया है। तो पहला आपका समझ जो बनती है कि आपको सब्जेक्ट क्या है, वो विषय क्या है, उसको समझने में ये किताबें आपके लिए बहुत ही सहायक है। दूसरा जो इसका सबसे महत्वपूर्ण यूज है, जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज इसका है कि ये उन वर्ड्स को लिखती है, इन किताबों में वो वर्ड सिंटैक्स है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए उन वर्ड्स को, उन फॉर्म्स को, उन शब्दों को जानना अनिवार्य हो जाता है कि हम जब मेंस में अपनी राइटिंग में किन शब्दों का उपयोग करें। तो जो वर्ड, जो भाषा एनसीईआरटी ने यूज किया है वो सबसे अच्छी भाषा का यूज किया है और सबसे अच्छे शब्दों का चयन किया है। अगर हम प्रीलिम्स में एक सवाल का आंसर ढूंढते हैं और अगर सवाल को ही समझने में हमको दिक्कत है तो डेफिनेटली हम उत्तर सही नहीं निकाल पाएंगे। और अगर हम मेंस में राइटिंग की तरफ जा रहे हैं तो हमको वहां पे वर्ड लिमिट भी कंट्रोल करना है, अपनी भाषा शैली को भी सही रखना है, कॉमा, फुल स्टॉप, पैराग्राफ को भी सही रखना है,
और भाषा की तारतम्यता को, जो लैंग्वेज कंटिन्यूएशन है, उसको भी बनाए रखना है। आपको एनसीईआरटी की किताबें, एनसीईआरटी बुक्स इस पार्ट पे सबसे ज्यादा आपको हेल्प करती है कि सब्जेक्ट का और लैंग्वेज का, भाषा का ज्ञान होता है आपको, और किस विषय में, किस सब्जेक्ट में किस तरह के वर्ड सेलेक्ट किए जाएंगे, किस तरह की भाषा का चयन होगा, ये किताबें आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा जो इसका एसेंस है कि अगर आप रीड करते हैं, इन सब बातों को पढ़ते हैं किताबों को, तो एक रेशियो ऐसा है ना कि 30% क्वेश्चंस आपको प्री के एग्जाम्स में मिल जाते हैं। इन किताबों का अगर सही सही अध्ययन किया गया है और उसको पढ़ा गया है, उसको समझा गया है, उन किताबों की प्रैक्टिस की गई है, उनको उनके 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 एमसीक्यूज लगाए गए हैं, उस पर जो सवाल बनते हैं उसको शॉर्ट करके लगाया गया है, तो एटलीस्ट 30% क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स के एग्जाम्स में मिल जाता है। और ये एक छोटा हिस्सा नहीं है। आज की अगर मेरिट को देखेंगे प्रीलिम्स की कट ऑफ को ना, तो 53, 54, 52 के आसपास ही रहती है। कैटेगरी अगर है तो कोई 1%, आधा परसेंट अप डाउन होती रहती है, लेकिन कट ऑफ की लास्ट 10 ईयर्स की मेरिट को अगर देखा जाए तो अप्रॉक्स वो 52, 54 के आसपास ही दिखाई पड़ती है। और अगर अकेले एनसीईआरटी बुक्स आपको 30% कवर कर रही है तो ये एक बहुत बड़ा रेंज है। ये छोटा नहीं कह सकते, आप किसी हाल में नहीं कह सकते, और ना ही इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सेगमेंट ये है कि हम एनसीईआरटी बुक्स को इसलिए भी पढ़ें ताकि हम अपने प्रीलिम्स को, और यूजुअली मेंस को भी ये किताबें बहुत हेल्प करती है ऑन द पार्ट ऑफ राइटिंग, on the part of word selection, on the part of language, on the part of to frame the passages। हर तरह से प्रीलिम्स और मेंस में ये हेल्प करती हैं और बहुत बड़े ओपिनियन को क्रिएट करती हैं कि हम अपने एग्जाम को इजी, आसान कैसे बना सकते हैं। मैं एक और निचोड़ निकाल सकता हूँ इस किताबों का कि अगर आपने सही तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा है तो हर हाल में आपको एक निबंध मिल जाएगा, आपको एक एस्से मिल जाएगा। और एक एस्से लिखने का मतलब ये होता है कि 125 मार्क्स आपके लिए आप काम कर रहे हैं। 2 एस्से लिखना है आपको एस्से के पेपर में। सो अगर आपकी हेल्प एनसीईआरटी बुक्स एक एस्से की करती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 125 नंबरों के लिए ये हेल्प करती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू प्रिपेयर एस्से विद द एनसीईआरटी बुक्स। एक फायदा ये है। इसका जो चौथा फायदा है ना, कि और क्या इसमें बेनिफिट हम उठा सकते हैं एनसीईआरटी बुक्स से पढ़कर। एक तो ये कि सब्जेक्ट की, विषय की समझ, उस वर्ड को, शब्द चयन को, के शब्दों को चयन करना है, उसकी समझ बनाती है ये। एक प्रीलिम्स और मेंस में एक ठीक ठाक भाग ये पार्टिसिपेट करती है। इन सब का जो फायदा हमको सबसे अंतिम रूप से मिलता है, जो हमारे मेंस का 4th पेपर है एथिक्स का, नैतिकता एवं मूल्य का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का। हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक इथिकल वैल्यूज है। हम पेपर मेंस का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जब पढ़ते हैं ना, तो फिर पेपर 4 में आते हैं तो सोचते हैं इसमें क्या पढ़ें। पढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ना इतना सा है कि जो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की आपकी इथिकल वैल्यूज है सब्जेक्ट वाइज, उन सब का इथिकल वैल्यूज का निचोड़ है आपका पेपर 4। इससे अधिक कुछ है नहीं। शार्ट में मैंने आपको पूरी व्याख्या कर दी उसकी पेपर 4 की।
एनसीईआरटी बुक्स अगर आप पढ़ते हैं ना तो आपको सब्जेक्ट की एथिकल वैल्यूज मालूम होती है। फॉर द यूज ऑफ हिस्ट्री, फॉर द यूज ऑफ इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, फॉर द यूज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, ऑल दीज सब्जेक्ट्स। हाउ टू यूज द पॉजिटिवली दीज सब्जेक्ट्स। अगर कोई किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को हम धनात्मक रूप से पॉजिटिवली यूज करते हैं, दैट इज द एथिक्स। First, the values of the any subject is the essence of ethics. तो हम उस किताब को एक पेपर के लिए और भी यूज कर सकते हैं। इतने ढेर सारे फायदे हैं, बहुत ढेर सारे फीचर्स हैं, पर इन सब के लिए कम से कम आपको एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ना चाहिए। और जिन्होंने अपनी पढ़ाई को अभी आरंभ किया है उनके लिए तो हर हाल में जरूरी है कि वो अपने प्रिपरेशन को एनसीईआरटी से पढ़ें, के माध्यम से ही पढ़ें। क्या पढ़ें? प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये होता है हमेशा कि कैसे, कौन सी एनसीईआरटी को पढ़ना है। अगर आप 6 to 12th की एनसीईआरटी को अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाते हैं तो लगभग वो 60+ बुक्स हो जाती हैं। एक टफ काम है, नो डाउट, नंबर ऑफ बुक्स बहुत ज्यादा है, और एक लगता है बड़ा लाइट में लिया जाता है किताब को। क्लास 6 की किताब है, इट्स गुड, 2 दिन में खत्म कर देंगे, 1 दिन में खत्म कर देंगे, 3 दिन में खत्म कर देंगे। सो बहुत लेंदी हो जाता है, बहुत 60 किताब पढ़ना बड़ा टफ दिखाई पड़ता है, टाइम टेकन का भी है, वेस्ट भी लगता है कभी कभी। सो क्या इन किताबों को 60 का 60 या 60 से ज्यादा किताबों को पढ़ा जाए, या कुछ फिल्ट्रेशन किया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए कि हम एनसीईआरटी को यूज भी कर पाए, और इस एनसीईआरटी को यूज करके, इनके स्टडी करके हम उन सब चीजों को निचोड़ निकाल सके जो अभी हमने नंबर्स में, एसेंस में, या वर्ड लिमिट में, या वर्ड सिंटेक्स में, या पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रीलिम्स एंड द मेंस में कैसे निकाल सकते हैं। एकेडमी ने ये काम किया, इन किताबों को पढ़ने के लिए आपको आसान कर दिया। कैसे कर दिया कि देखिए, इतिहास को मैं फिर से लिखता हूं कि आप सब्जेक्ट वाइज हम फिर से इसको निचोड़ते हैं कि अगर आप 60+ एनसीईआरटी बुक्स के साथ जाते हैं तो इट्स अ वेरी लेंथी एंड वेरी टाइम टेकन, बट हाउ टू ईज दिस प्रिपरेशन ऑफ मेथड। एक एक सब्जेक्ट को समझिए कि मान लीजिए कि हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं, क्लास 6 to 12th की बुक्स को, किताबों को। सो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडवल भी है, मॉडर्न भी है, कुछ आर्ट एंड कल्चर की, कला और संस्कृति की किताबें भी हैं, कुछ सोसाइटी को, समाज को समझने के लिए भी कुछ बुक्स एनसीईआरटी की हैं, कुछ स्थापत्य को समझाती है, मॉन्यूमेंट्स को, हेरिटेज को, आर्ट को, हमारे मॉडर्न, मिडवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को समझाती हैं। तो लगभग 13 से 14 किताबें ये हो जाती हैं। अगर हम देखें ना 6 to 12th की, तो लगभग 12th to 13th बुक हो जाती है, 13 किताबें हैं। प्रॉब्लम ये भी है कि ओल्ड वाली या न्यू वाली, दिल्ली वाली या इलाहाबाद वाली या तमिलनाडु वाली, ये सब एक प्रॉब्लम है। हम अगर ज्योग्राफी के अंदर आते हैं तो ऐसी जिस प्रॉब्लम रहती है, किसी भी एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी बुक्स को जब हम पढ़ने के लिए परचेज करते हैं तो नंबर ऑफ 8 to 12 या 13-14 बुक्स एक सब्जेक्ट में हमको पढ़ने के लिए मिलती है, जो बहुत टफ है। आपके लिए एकेडमी ने क्या किया कि इन किताबों को कंपाइल्ड किया। जो यहाँ पर एक्सपर्ट ऑफ टीम है, उस एक्सपर्ट ऑफ टीम ने हिस्ट्री की सब किताबों को उठाया, वो किसी बोर्ड की हो, चाहे दिल्ली की हो, इलाहाबाद की हो, तमिलनाडु की हो, क्लास 6 हो या 12th की हो, या क्लास 6 to 12th की हो,
उनमें यूपीएससी के लिए क्या है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, एसए राइटिंग के लिए, और इस पर डिपेंडेंट कितने एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, तो 5 सब्जेक्ट ये हो गए आपके। इन सब की सब किताबों को, सारे बोर्ड को उठाकर जो यहाँ पे एक्सपर्ट ऑफ टीम है, उस एक्सपर्ट ऑफ टीम ने इतिहास की, हिस्ट्री की एक किताब बनाया क्या कि हिस्ट्री की एक टीम बनाई, उसने एक बुक बनाई। 13 किताबों या 14 किताबों की एक किताब बनाई, जो हिस्ट्री से मिडवल भी है, मॉडर्न भी है, एशियन भी है, आर्ट भी है, कल्चर भी है, मॉन्यूमेंट्स भी है, हेरिटेज भी है। तो जो एसेंस है एनसीईआरटी के बुक्स का, जो सब्जेक्ट की समझ बनाता है, जो एमसीक्यूज बनाता है, जो राइटिंग करता है निबंध की, जो मेंस के लिए आपको सिंटैक्स वर्ड्स देता है लिखने के लिए, उसको कंपाइल कर दिया इतिहास के लिए। तो एक इतिहास की एक किताब बनाई, एक टेक्स्ट बुक बनाई। तो आपको पढ़ना था 14, अब आपको इतिहास की किताब पढ़नी है एक, और 6 to 12 कंपाइल्ड है सब किताबें, सारे बोर्ड्स की, दिल्ली की भी, इलाहाबाद वाली भी, तमिलनाडु भी। तो ये आपको अब समझने में आसानी होगी, या आपको अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि किस बोर्ड को पढ़े, ओल्ड पढ़े कि न्यू पढ़े, इलाहाबाद पढ़े कि जयपुर पढ़े, कि आपको दिल्ली पढ़े, कि आपका साउथ का तमिलनाडु बोर्ड पढ़े। ये सब का निचोड़ निकाल कर एक बुक में अकेडमी ने रख दिया। आपका टाइम बच गया, आपकी मेहनत बच गई, और आपका बहुत सा पैसा भी बच गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम टेक्स्ट पढ़ के अपनी समझ बना सकते हैं? क्या एग्जाम में केवल हम टेक्स्ट पढ़ के जाएं और हमारी समझ कंप्लीट हो जाएगी? इसको बचाने के लिए, इसकी समझ बढ़ाने के लिए आपको इतिहास का एक्सपर्ट्स ऑफ टीम ने एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न बनाए, इन्हीं पर बेस्ड, इन्हीं किताबों पर आधारित मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चंस या बहुविकल्पीय प्रश्न को बनाए, ताकि आप टेक्स्ट को पढ़ें, चैप्टर पढ़ें, और उस पर डिपेंडेंट सवाल को भी लगाएं। क्लास जब होती है तो इन्हीं किताबों पर आधारित, इस पर बेस्ड होमवर्क के लिए, मेंस राइटिंग के लिए, निबंध लेखन के लिए असाइनमेंट देते हैं ये एकेडमी, ताकि आप जो सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, वो एडवांस तो करता ही कराता है, नो डाउट, बट एनसीईआरटी में किस तरह की मेंस में हेल्प हो सकती है, किस तरह के ऐसे राइटिंग हो सकती है, वो इस पर कंपाइल करके दिया गया है। सो ऐसे ही अगर सब्जेक्ट को पांचों देख दे तो 5 बुक ऑफ टेक्स्ट हो गया, और 5 किताबें आपकी एमसीक्यू की हो गई। सो 10 बुक में आपकी एनसीईआरटी विद प्रैक्टिस एंड विद स्टडी कंप्लीट होती है। इसे आपको बहुत बड़ी एक्सरसाइज से बचा लिया गया है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये तो शॉर्ट आउट हो गए हैं, पर जो डॉक्टर जो बायोलॉजी पढ़ के आया है, जो मैथमेटिशियन है, जो मैथमेटिक्स से पीएचडी करके आया है, जो इतिहास का, ज्योग्राफी का पीएचडी करके आया है, उसको क्या वो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए या नहीं? मान लीजिए कोई ज्योग्राफी में, कोई इतिहास में, कोई कॉन्स्टिट्यूशन के या पॉलिटिकल साइंस में, या कोई इकोनॉमिक्स में कुछ पीएचडी है, कोई डॉक्टर है, कोई जेआरएफ है। बहुत से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं जो बड़ी डिग्रियां उनके पास हैं, कोई डबल पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई पीएचडी करके बैठा हुआ है। बहुत तो ऐसे मैंने पढ़ाए हैं जो कहीं ना कहीं लेक्चर रहे हैं और हैं भी, बट वो लोग भी अपने फ्यूचर को देखते हैं कि हम एक सिविल सर्वेंट के तौर पर अपने आप को, लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दिस अ वेरी प्रेस्टिजियस जॉब इन इंडियन सोसाइटी। पढ़ना सबको, ये बात याद रखिए, अगर कोई बायोलॉजी से पीएचडी, जूलॉजी या बॉटनी से है, या फिजिक्स का है, या कोई इतिहास भूगोल वाला है, तो इन किताबों को पढ़ना सबके लिए अनिवार्य है। कोई ये ना सोचे कि हम पीएचडी करके बैठे हिस्ट्री के अंदर तो एनसीईआरटी से हम भरी है, नहीं भरी है।
क्योंकि आपने स्कूल कॉलेज किया है, यूनिवर्सिटी किया है। यूपीएससी के अपने शब्दावलियां हैं, यूपीएससी की अपने राइटिंग ऑफ स्किल्स हैं, यूपीएससी की अपनी मांग है, वो मांग पूरी करती है आपकी किताब। ये एक बेस लाइन है। और खास करके जो बच्चे अभी तैयारी करने के लिए अभी अभी आए हैं, 12th वाले या अंडर ग्रेजुएट कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट, उनके लिए तो कंपलसरी, ये मस्ट भी कंपलसरी है, वो छोड़ ही नहीं सकते। सो आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को समझिए, और एकेडमी ने आपके लिए बड़ी मेहनत करके इन किताबों को तैयार किया है। जब आप तैयार करते हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे की चीजें पीटी, मेंस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और फिर इंटरव्यू गाइडलाइन की ट्रेनिंग एकेडमी पूरा प्रोवाइड करती है विद सीनियर मेंटोर्स, जो बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर में भी, अपार्ट फ्रॉम इंडिया। उनके माध्यम से आपको टीचिंग का, क्लासरूम टीचिंग का, उसी क्लास को हाइब्रिड मोड में लाइव के साथ आपके साथ ज्वाइन करती है। इन किताबों के साथ साथ मैं एक डिस्कशन और कर दूं कि एकेडमी ने 2 तरह की स्कॉलरशिप अवार्ड किया है। आप तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है कि आप इसको अवेल करें, पढ़ें लिखें और अच्छे से डिक्लेयर करें, पढ़ाई लिखाई करके अपनी आरंभिक परीक्षा को जो आप आगे देने वाले हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं, इन एनसीईआरटी के बुक के साथ जाइए। जो लोग पढ़ने के लिए अभी तैयारी सोच रहे हैं, अब एक तो ये है कि कैसे प्राप्त होगी ये किताबें, तो प्राप्त करने के लिए या तो आप एकेडमी के किसी कोर्स में एडमिशन ले लीजिए, एक तरीका ये है, या केवल आप बुक पढ़ते चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में आप कॉल करके बाई पोस्ट भी इसको मंगा सकते हैं। आप फ़ोन करेंगे तो आपकी क्या प्राइस है मिनिमम, वो आपको बता दी जाएगी। किताबें दोनों मीडियम में उपलब्ध है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, विद प्रश्नों के साथ। और एक मॉनिटरिंग आपकी होती है कि आपने कहाँ तक पढ़ा है, टाइमलाइन, एक गाइडलाइन आपको बुक मिल जाती है कि आपने इन किताबों को किस तरह से पढ़नी है। और मार्गदर्शिका भी आपको एकेडमी प्रोवाइड करती है। एकेडमी ने एनसीईआरटी बुक्स, प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल के लिए एक स्कॉलरशिप अवार्ड किया है। 2 तरह के स्कॉलरशिप है। एक स्कॉलरशिप है एक स्कॉलरशिप है 90% की। ये स्कॉलरशिप स्पेशली एक प्रोग्राम एकेडमी के पास है जनरल स्टडीज का, जिसमें आपको कंप्लीट करती है जो चीज़ें आपको, वो है एनसीईआरटी प्लस पीटी, दैट मीन्स जीएस एंड सीसैट, और मेंस का जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4, और साथ में है आपका एसे राइटिंग। ये कंपाइल्ड प्रोग्राम है एक जीएस के लिए, जो 2026 के लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए एकेडमी 90% तक की स्कॉलरशिप दे रही है। कंडीशन ये है कि बच्चा जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, यूनिवर्सिटी का हो। दूसरी स्कॉलरशिप ओपन स्कॉलरशिप है, सबके लिए है, कोई भी कहीं का हो, अपार्ट फ्रॉम इंडिया हो, इंडियन सिटीजन हो, ग्रेजुएट हो। स्कॉलरशिप के अंदर फर्स्ट कम फर्स्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड है, जो पहले आएगा पहले पाएगा। हम चाहते हैं कि मेरिटोरियस बच्चे आएँ, अच्छे आएँ, मेंटरशिप लें, पढ़ाई करें और पूरे कोर्स का अवेल करें, ताकि 26 का जो उनका अटेम्प्ट हो वो ख़राब ना जाए और उसी में वो पास आउट कर ले। दूसरी स्कॉलरशिप है 50% की, ये सबके लिए ओपन है, सबके लिए। कोई भी बच्चा हो जो ग्रेजुएट हो, 21 ईयर की एज को कंप्लीट कर चुका हो,
26 एंड 27 के अटेम्प्ट को देने के लिए वो प्रॉबेबली अपना मन बना चुका हो या उसके लिए वो तैयारी कर रहा हो। इसके अंदर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, एनसीईआरटी प्लस पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू गाइडलाइंस प्लस ऑप्शनल प्लस एस्से राइटिंग। इसकी फी, इस कोर्स की फी है एकेडमी की 1,29,000 रुपीज़ की, जिसमें अप टू 90% की स्कॉलरशिप है, और इसकी फ़ी है आपको 2,56,000 की। इसकी 50% स्कॉलरशिप है, लेकिन इसमें एनसीईआरटी, पीटी, मेंस, ऑप्शनल, एस्से राइटिंग और लैंग्वेज के पेपर भी इंक्लूड है। इसमें एक टेस्ट के माध्यम से ये स्कॉलरशिप अवार्ड है। इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और 2 एस्से राइटिंग का टेस्ट है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू है। ऐसे स्टूडेंट, मेरिटोरियस स्टूडेंट जो इन स्कॉलरशिप्स को लेना चाहते हैं, वो जामिया को हों या अलीगढ़ के हों, और एक ओपन स्कॉलरशिप है। दोनों स्कॉलरशिप के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या स्कॉलरशिप की क्या तरीके हैं और कब तक ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड है, कब ये क्लोज हो रही है। मेरा सजेशन ये होगा कि जल्दी करें, ताकि सीटें बहुत लिमिटेड है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट 100 है, और इस स्कॉलरशिप में भी टोटल नंबर ऑफ सीट 100 ही है। 100 नंबरों की 200 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया गया है। अब ये मत समझ जाइएगा स्कॉलरशिप का मतलब कि आपको फ्री में ही मिल रहा है तो फ्री में ही पढ़ाएंगे हम, नहीं। ये स्कॉलरशिप कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तब आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो डेफिनेटली आपके लिए फ्री है, लेकिन हमको उस किसी के बिहाफ पर हम आपको दे रहे हैं, तो फ्री में नहीं है। हमको एक मेरिटोरियस और अच्छे बच्चे चाहिए, ताकि हम अगर उनको अपने यहाँ एडमिट करते हैं तो हम रिजल्ट ओरिएंट कर सकें और उनका सिलेक्शन 2026 के बैच में या 27 में लास्टली क्वालिफाई करा के उनको सक्सेस करके भेज दें। तो क्लास इसलिए ज़रूरी है ये कि एक तो आप अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करें। अपनी तैयारी अगर शुरू कर रहे हैं आप तो एनसीईआरटी बुक्स को करें। अगर आप एनसीईआरटी बुक परचेज कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बिल्कुल करें, लेकिन अगर आप उसको टाइम बचाना चाहते हैं, पैसा ही बचाना चाहते हैं, तो आप एकेडमी की बुक्स को परचेज करें या उसको लेने का प्रयास करें, ताकि आप अधिक से अधिक समय को यूज़ कर पाएँ और कम टाइम में आप अपनी स्टैटिस्टिक पढ़ाई को, अपने अध्ययन को पूरा कर सकें। ये ऐसा प्रोग्राम है जो आपको यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के साथ साथ स्टेट के परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये किताबें आपको दोनों परीक्षाओं में बड़ी योगदान देंगी। आपको सरलता से आपकी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में आपको मदद करेंगी। ओके, हम लोग फिर चर्चा करेंगे इस पर, ताकि हम एक स्टडी तरीके से इन किताबों के बाद फिर क्या करना है। क्या ये किताबें एक ऐसी सीमा रेखा खींचती हैं जिससे हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं? तो मैं सीरियस कहूँगा कि ये किताबें बहुत कम दायरे को कम करती हैं, 30% का रेशियो ही कवर कर पाती है। तो आगे क्या करना है, इसके आगे कैसे क्वालिफाई करना है। एक कंप्लीट जो 60% का हम लोग कहते हैं ना कि 52%, 54% की मेरिट है, अपने आप को सेफेस्ट मोड पे लेकर जाओ और 60% विदाउट एनी निगेटिव मार्किंग के अपने आप को कंफर्म करो। Then you select selected in the prelims or final. So 30% अगर ये करते हैं तो what next level, क्योंकि वो टफ है, वो ज़्यादा एडवांस भी है। सो हम लोग इस बात पे अगले लेक्चर में इस बात को डिस्कस करेंगे कि इन एनसीईआरटी के बाद क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किन किताबों को पढ़ना है, क्लास कैसे अटेंड करनी है, और क्या माध्यम हो हमारा पढ़ाई लिखाई का, क्या रिसोर्सेज हमारे पास हों। उन रिसोर्सों को प्राप्त करके, उनके स्टडी करके हम एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। मैंने, मेरे साथ मेरे एसोसिएशन का मेंटर्स ने, एक्सपर्ट्स ने
एक पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बना रखा है, जिसमें एनसीईआरटी के साथ साथ एडवांस लेवल की कैसे तैयारी की जाए, इसकी पूरी जिम्मेदारी से हम तैयार है पढ़ाने के लिए। पूरी पूरी तरह से हम उस लेवल को क्रिएट करने के लिए तैयार है जिस लेवल पर बच्चों का सिलेक्शन होता है। प्रीवियस ईयर में भी होता रहा है। बहुत से पढ़ाए हुए बच्चे मेरे ही हिंदुस्तान के कहने की कोने में अपनी नौकरियां कर रहे हैं या अपनी लाइफ को इंटरटेन कर रहे हैं, तो आप अगला क्यों नहीं हो सकते, ये आपके का विषय हो सकता है। लेकिन आगे हम लोग जरूर इस बात को डिस्कस करेंगे कि इसका अगला स्टेप, इसका अगला चरण, इसका अगला तरीका क्या हो सकता है, ताकि हम प्रीलिम्स को कंफर्म कर सकें, मुख्य परीक्षा को कर सकें। और अगर ऑप्शन अब तक सिलेक्ट नहीं है तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएं ताकि हम अपने ऑप्शन को अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर चयनित कर सकें और उसमें अधिक से अधिक अंक मार्क ला सके, ताकि हम अपने क्वालिफाइंग में उस मार्क को जोड़कर अंतिम रिजल्ट में अपना नाम देख सकें और ठीक ठाक पोजीशन पे देख सकें। ओके, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू इन क्लासरूम, जो लोग बाहर देख रहे हैं वो भी। हम लोग जल्दी मिलते हैं फिर से, ताकि हम अगले स्टेप को भी, इसके एडवांस लेवल को भी पढ़ सकें और उसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।